मैं अक्सर ना लोगों को कहता सुनती हूँ कि एक सुघड़ बीवी की पहचान यही है कि उसका जो घर है ना वो हमेशा वेल मेंटेन रहे, उसका किचन साफ सुथरा हो, वो बहुत सलीके वाली हो। लेकिन मैं इस बात से ना मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि भाई एक सुघड़ बीवी वो है जो अपने घर के साथ अपनी फैमिली का और ख़ास तौर पे अपनी मेंटल पीस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। आज के इस व्लॉग में अपनी रूटीन के साथ साथ आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूँगी, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब के लिए ना हर नमाज में लाज़मी दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को, हम सब की परेशानियों को, जितनी भी हमारी ज़िंदगी में टेंशन्स हैं, सबको दूर करे। अच्छा, एक बात आपके ज़हनी सुकून के लिए, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आप अलग रहती हैं, जब तक आप नमाज़ें नहीं पढ़ेंगी ना, आपकी लाइफ में सुकून नहीं आएगा, आपके घर का जो रिज़्क है उसमें बरकत नहीं आएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हों, आपने जो नमाज़ है ना उसको अव्वल वक्त में, यानी कि जैसे ही अज़ान हो जाए, बावज़ू रहें, सारे काम छोड़ें, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें और फिर कोई और काम करें। और मुझे लगता है कि भाई जिस दिन का आगाज़ नमाज से होता है ना, अल्लाह के नाम से होता है, उस दिन में बरकत ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और बार बार कहती रहूँगी कि सुबह का वक्त बहुत बरकत वाला है और उस बरकत में मज़ीद 10-20 गुना, 1000 गुना इजाफ़ा हो जाता है जब आप दिन का आगाज़ ना फजर के नाम से करते हैं। तो बस वही आज का दिन भी जिस तरह एक आम घरेलू औरत का, एक आम हाउसवाइफ का दिन होता है, वैसा ही होने वाला था। मैं अपने रोज़मर्रा के जो काम थे वो कर रही थी और मैं हमेशा ना नाश्ते से पहले कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे एक रात पहले के बचे हुए काम हैं जो मैं रात को नहीं कर सकी थी ना, सबसे पहले सुबह मैं उनको ख़त्म करूँ। यही वजह है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, क्योंकि इतना सारा फ्री टाइम होता है, इतना सुकून होता है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई ज़िम्मेदारी, ना कोई आवाज़ दे रहा है। मतलब इतने सारे ऐसे काम होते हैं जो ना अक्सर हम इस वजह से नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि कभी बच्चे आवाज़ दे देते हैं, कभी हस्बैंड की आवाज़ आ जाती है, कभी घर वाले कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। तो सुबह का वक्त भाई बड़ा पुरसुकून होता है और मेरा तो जो काम रात को मैं नहीं कर पाती ना, वो मैं इस टाइम कर लेती हूँ। एक दिन पहले ना मैं कुछ ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लेकर आई थी, तो बस मैंने धनिया और पुदीना सबसे पहले सुबह निकाला और पुदीने को तो मैंने ऐसे ही ना किचन टॉवल में लपेट के एयर टाइट किसी भी डब्बे में डाल के रख दिया था। और इस तरह ना पुदीना फ्रेश रहता है। धनिए का मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी इसकी डंडियों को मैं कट कर लेती हूँ। बाकी धनिए को आपने धोए बगैर ना बारीक बारीक चॉप कर लेना। अगर आप इसको धो के रखेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, इसको निकालें, कटोरी के अंदर, किसी भी बाउल के अंदर पानी डालें, धनिए को कुछ देर के लिए भिगो दें, सारी मिट्टी वगैरह निकल जाए, इसको अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा वॉश करें और अपनी हांडी के अंदर आप ऐड कर लें। आजकल धनिया ना फ्रेश बहुत मुश्किल से मिल रहा होता है, तो मुझे मिल गया था, तो बस मैं लेकर आ गई थी। सारे धनिया को मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया। और ये जो किचन टॉवल का एक रोल है ना, अपनी ग्रोसरी में लाजमी लेकर आया करें। ये वेजिटेबल्स को स्टोर करने के बहुत काम आता है। और भी ना किचन के काफ़ी सारे काम हैं जो इसकी हेल्प से बड़ी इजीली हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ना ये सब्जियों को स्टोर करने के बहुत काम आता है। 250 या हद 300 रुपये का इसका एक रोल मिल जाता है और मैं हर दफ़ा ना ग्रोसरी में लाजमी लेकर आती हूँ। इस तरीके से ना आपने किसी भी डब्बे के अंदर किचन टॉवल को अच्छा खासा, मतलब तकरीबन डबल या इसकी ट्रिपल लेयर करके इसको बिछा लेना है। सारे धनिया को इसके ऊपर ऐड कर देना है और ऊपर से इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट करके इस डब्बे में डाल के आपने फ्रिज में रख लेना है। और 15 दिन आराम से आपका धनिया जो है ना चल जाएगा। उसके बाद क्योंकि मैं ग्रोसरी लाई हुई थी और ग्रोसरी में अंडे आते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ग्रोसरी ला के ना बस ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। और स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो ख़राब होने का डर होता है, जैसे कोई फूड क्रीम हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, कोशिश किया करें जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं, घर आते साथ ही सबसे पहले उनको फ्रिज में रखें। और स्पेशली अगर आप एक साथ 15 दिन के, 20 दिन के, महीने के अंडे लेकर आती हैं ना, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजिंग ट्रेज़ होती हैं अंडे रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपका फ्रिज जितना मर्ज़ी बड़ा हो, फ्रिज के साथ जो एग्स ट्रे मिलती हैं ना, उसके अंदर हद आपके 6, 7 या 10 के करीब अंडे आते हैं। अब अगर मेरी तरह आप भी ज़्यादा सारे अंडे लेती होंगी तो समझ नहीं आता उनको कहाँ रखा जाए। तो बजाय इसके कि आप उनको बड़े बड़े बाउल्स में डाल के रखें, वो निकालते हुए अक्सर ना अंडे टूट जाते हैं। अभी भी रात को मैंने जो अंडे थे उनको नहीं रखा था ट्रेस में डाल के, तो एक अंडा फिर भी मेरा टूट गया था। इस तरह की जो ट्रेज़ है ना, आपको बड़ी आसानी से डॉलर शॉप से, किसी भी क्रॉकरी स्टोर से, मैंने के मार्ट से ली थी ये, और ये एक आई थिंक 250 या 260 की थी। अंडे बड़ी आसानी से ना इनके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सुघड़ बीवी की ये भी पहचान होती है कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। सिर्फ घर को साफ़ करना, किचन को चमकाना, हांडी रोटी करना, ये तो हर औरत ही कर रही होती है। लेकिन एक औरत का जो सलीका है और वो कितनी सुघड़ है, ये इस चीज़ से पता चलता है कि उसने हर छोटी से छोटी चीज़ को किस तरह से घर की मैनेज किया हुआ है। चाहे वो ग्रोसरी हो गई, चाहे वो सब्जियां हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे महीने की ग्रोसरी अगर आप लेकर आएंगे या अगर आप हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आएंगे, जब तक आप हर चीज़ को
सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखेंगी ना, तो आपकी दालों में भी कीड़ा लग जाएगा, आपके चावल भी पूरा जो महीना है अगर आपने शॉपर में ही रहने दिए, यहाँ-वहाँ गिरते रहेंगे, आपके अंडे भी टूटेंगे और भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो भई समझदारी इसी में है कि अगर किसी चीज़ को आप पैसे लगा कर लेकर आई हैं ना, तो सिर्फ़ लेकर नहीं आना, बल्कि उसको सही तरीके से ना समेटना भी है। ख़ैर ये सारे छोटे-छोटे काम समेट के मैं यहाँ फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर रही थी, और मेरी पिछली वीडियो पर जिसमें मैंने आपके साथ 5 हैबिट्स शेयर की थी कि अपने लाइफ़स्टाइल को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, आपने बहुत प्यार दिया और सबके मोस्टली यही कमेंट्स थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना घरदारी के साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के, अपने ज़हनी सुकून को बेहतर बनाने के टिप्स भी ज़रूर शेयर किया करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जिनको ज़हनी सुकून नहीं है, जिन्हें टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा ख़ैर यहाँ पर चेक करें, नाश्ते से फ्री होते ही ना रात को ही मैंने सोचा हुआ था, बल्कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये जो मेरे बर्तनों वाला रैक है ना, अच्छा ख़ासा गंदा हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दूर से पड़ी हुई चीज़ें आपको साफ़ लग रही होती हैं, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं ना, तो जहाँ पर चेक करें कि मेरा ये जो स्टैंड था इसके ऊपर कितनी मैल, कितनी मट्टी थी। बज़ाहिर ये आपको शायद व्लॉग्स में साफ़ ही नज़र आ रहा होता हो, और मैं भी अगर इसे दूर-दूर से देखती रहती ना, तो मुझे भी साफ़ ही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत गंदा हुआ है, इसको साफ़ कर लेती हूँ। और मैं हमेशा ना इसी तरीके से घर की छोटी-छोटी चीज़ें साथ के साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चमकाती रहती हूँ, तो बड़ा फ़ायदा मुझे ये हो जाता है कि कोई मुझे हेल्पर रखने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। किचन मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, और जब ज़ाहिर-सी बात है, घर हो या आपका किचन हो, वो गंदा तभी होता है जब वहाँ पर पड़ा हुआ सामान गंदा होता है। तो कोशिश किया करें, अपनी आदत बल्कि बनाएँ। कोशिश करें, आपको चाहे किचन की, घर की कोई भी चीज़ मैली या गंदी नज़र आए ना, फटाफट से 5-10 मिनट लगा के उसको साथ के साथ आप वॉश कर लें। इस तरीके से हमेशा ना आपका घर साफ़-सुथरा रहेगा, चमकता-दमकता रहेगा। और क्योंकि भई मेरा किचन छोटा है, शेल्फ़ बहुत छोटी है, सिंक भी छोटा है, तो वहाँ पर ये मुझे सही तरीके से वॉश नहीं होना था, तो मैं इसको बाहर ना ओपन एरिया में लेकर आ गई थी। यहाँ मैंने सुकून से इसको वॉश किया, और मैंने वो एक डीआईवाई क्लीनर बनाया हुआ है, जो मैं कोई हज़ार दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसके अंदर लिक्विड डिश वॉश है और ब्लैक ऑयल है, यानी कि काला तेल है, और उसके अंदर बस पानी है, उसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ पर चेक करें, मैंने सिंपल बस जो बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है ना, उसकी हेल्प से और उसी लिक्विड डिश वॉश की हेल्प से इसको साफ़ कर लिया था, और कोई ज़्यादा मुझे रगड़ना नहीं पड़ा था। खुद ही काले तेल की वजह से ना सारी जो इसकी मैल थी, जो भी इसके ऊपर चिकनाई थी, उतर गई थी और ये लश्कारे मारने लग गया था। अच्छा, कोशिश करें कि कभी भी ये जो बर्तनों वाला रैक होता है ना, इसके अंदर गीले बर्तन एक तो ना रखें, और अगर इसको वॉश किया है तो फ़ौरन से ना इसको आप एयर ड्राई करने का या इसको धूप में सुखाने की बजाय फटाफट से एक साफ़ कपड़ा उठाएँ और इसको साथ ही ड्राई कर लें, क्योंकि इसके ऊपर ज़ंग लग जाता है। ये वाला जो बर्तनों का रैक है ना, ये मैंने उस वक़्त ख़रीदा था जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था, यानी कि आज से तकरीबन साढ़े 4 5 बल्कि हाँ 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तब का है ये, अभी तक चल रहा है और बिल्कुल ही तकरीबन न्यू हालत में। सिर्फ़ इसकी जो एक साइड है ना, वहाँ पर ज़ंग लग गई है, वो भी मेरी ही गलती की वजह से, क्योंकि पहले मैंने इसको सिंक के पास रखा होता था, तो वहाँ पर इसको मुसलसल पानी लगता रहता था, इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी थी, और मैंने ना इसको ये विंडो वाली साइड पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, लोहे की चीज़ है, स्टील की चीज़ है, पानी में पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। अपनी घर की हर छोटी से छोटी चीज़ की ना मेंटेनेंस का बहुत ख़्याल रखा करें। भई चीज़ें चाहे हज़ार रुपए की हों या 1 लाख रुपए की हों, आपने उन्हें अपनी हक हलाल के पैसों से ख़रीदा होता है। तो जो चीज़ आपने इतनी मेहनत की कमाई से ख़रीदी हो ना, मुझे लगता है कि जब तक वो चल रही है उसको चलाना चाहिए। हाँ, जब उससे गुज़ारा मुश्किल हो जाए और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए ना, फिर आप उसको रिप्लेस कर सकती हैं। ख़ैर यहाँ फटाफट से नाश्ते के फ़ौरन बाद ना 10 मिनट, यकीन करें 10 या 15 मिनट मुझे लगे थे। मैंने ये बर्तनों वाला रैक साफ़-सुथरा करके, ड्राई करके जो बर्तन थे ना इसके अंदर वापस लगा दिए थे। अब अच्छा, हम अक्सर पता है क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने रैक वॉश किया, आपने इसको सुखाने के लिए धूप में रख दिया, फिर जो इसके अंदर से बर्तन निकाले थे वो यूँ ही बिखरे पड़े रहेंगे, फिर कहीं दोपहर को या बाद में जाके हमने इस चीज़ को सेट करना है। तो बजाय इसके कि आप ऐसा करें, जो काम कर रही हैं उसको मुकम्मल करें, फिर जी अगला जो काम है ना वो आप स्टार्ट करें। और क्योंकि पहले तो मैं मील प्लान करके रखती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि नहीं कोई चीज़ फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर पड़ी हुई होती है, और ना ही आज मुझे सुबह टाइम मिला था कि मैं हांडी बना लेती। तो बस यहाँ पर ये छोटे-छोटे काम करने के फ़ौरन बाद ना मैं यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी, और मैं बनाने लगी थी बीफ का आलू गोश्त। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और जब भी मुझे शोरबे वाला सालन बनाना होता है ना, स्पेशली बीफ का, तो मैं क्या करती हूँ, प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को इस तरीके से ना मोटा-मोटा, जैसा मर्ज़ी चाहे आप उसको चॉप कर लें, और इसको ना मैं ऑयल के अंदर डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। जब हल्का सा
जो है ना प्याज़ों का कलर चेंज होने लगता है, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को ना मैं हांडी के अंदर ऐड करती हूँ। आप इस तरीके से करके देखिएगा, आपका शोरबा है इतना स्मूथ बनेगा, इतना मज़े का बनेगा। अक्सर सिस्टर्स कह रही होती हैं आप ही हमारे सालन के अंदर ना प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर स्पेशली तैरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगी ना तो कभी भी कुछ तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। और मैंने जैसे ही सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए रखा था, मैंने सोचा मैं टाइम ज़ाया क्यों करूँ, मैं फटाफट से यहाँ बर्तन वॉश करने लग गई थी। और अब मैं बात कर लेती हूँ मेरी उन बहनों की जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जो हर वक्त टेंशन में, डिप्रेशन में, और जो उनका ज़हनी सुकून है ना वो हमेशा बस ख़राब ही रहता है, बर्बाद ही रहता है। और मुझे बड़े कमेंट्स आए, बहुत कमेंट्स आए, आप ही हमें सुकून नहीं है, हम क्या करें। तो मेरी वो सारी बहनें ना, उनके साथ मैं सिर्फ एक ही टिप शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि वही टिप है जो काफ़ी है आपके ज़हनी सुकून के लिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए या बस हमसे ना इनकार नहीं किया जाता, हम हर काम के लिए ना स्पेशली जॉइंट फैमिली में जी 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 करती रहती हैं। ख़ास तौर पे जब हमारी नई नई शादी होती है उस टाइम ज़ाहिर सी बात है आपकी किसी के साथ इतनी कोई ख़ास बॉन्डिंग नहीं होती और आप शर्म लिहाज में ना किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई भी काम कह दिया और आप आगे से हाँ जी मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज़ी किसी से करें और बड़ों की रिस्पेक्ट ना करें, बिल्कुल करें। आपका फ़र्ज़ है कि जो आपसे बड़े हैं उनसे आप इज़्ज़त और एहतराम से रहें। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो जी जी करना है ना ये आपके गले पड़ जाता है। अगले इंसान को लगता है इसको हम जो कहेंगे ना इसने तो चुप करके सर झुका के हमारा जो हुक्म है वो मान लेना है। लोग आपकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे बस इतने सारे कभी-कभी काम कराना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ़ मैं काम कराने की हद तक नहीं कह रही, बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे मरहले आते हैं जब एक औरत को ना अगर आपका काम करने का नहीं दिल चाह रहा और किसी ने कुछ कह दिया है और आपका दिल नहीं है तो आप ना कहना सीखें। यकीन करें सिर्फ़ इनकार करना एक दफ़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ इस वजह से किसी भी चीज़ के लिए हामी भर देते हैं कि चलो यार अगले इंसान को बुरा लग जाएगा। लेकिन उस चक्कर में ना आप खुद को थका लेती हैं, खुद को इतना आप ओवर बर्डनाइज़ कर देती हैं कि आप दिन के एंड तक इतना थकी हुई होती हैं कि ना आप खुद की ज़ात के लिए टाइम निकाल पाती हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने शौहर के लिए। और बस रात को आपका दिल चाह रहा होता है कि आप बिस्तर पर लेटें और सो जाएँ। तो भई अपनी बाउंड्रीज़ बनाएँ। किसी को इतना इख्तियार ना दें कि वो बिला वजह का जो बर्डन है ना, उसके हिस्से का जो काम है वो आपसे करवाना स्टार्ट कर दे, सिर्फ़ आपकी अच्छी नेचर, आपकी अच्छी आदत की वजह से। नो डाउट अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, एक दूसरे के काम ज़रूर आएँ। लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ को आप लिमिट से ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दूसरे उसको आपकी कमज़ोरी समझ के आपके ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और इस बात से मेरी बहुत सारी बहनें एग्री करेंगी कि वो शुरू-शुरू का अच्छा बनना ना पूरी ज़िंदगी के लिए आपके गले पड़ जाता है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अक्सर ऐसे होता है, अक्सर क्या मैंने बहुत सारी दफ़ा ऐसा खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि कोई काम नहीं करने का दिल चाह रहा होता, लेकिन बस हम इसलिए हाँ कह देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। लेकिन नहीं भई, अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपका कोई काम करने का नहीं दिल चाह रहा, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप आराम से सिंपली मना कर दें कि भई मैं इतना नहीं कर सकती। जितना मुझसे होगा या जितना मेरे हिस्से का काम है मैं सिर्फ़ वही करूँगी। इस तरह की बाउंड्रीज़ जब आप शुरू से ही सेट करके चलते हैं ना तो यकीन करें आप बहुत हद तक ज़हनी सुकून में रहती हैं। अच्छा ख़ैर आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में डाल के। ऑयल के अंदर मैंने गोश्त ऐड किया था, उसको फ्राई किया, सारी ब्लेंड की हुई चीज़ें ऐड की, वही नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया सॉरी, और हल्दी ऐड करके अच्छी तरीके से मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया था इसको। और यहाँ पर जो मैं कुकर को ना 25 से 30 मिनट के लिए सीटी लगा दूँगी। और जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा ना तो मेरे पास जो टाइम था मैंने सोचा ये जो मेरी ब्लेंडर वाली मशीन है इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आपके पास आपके किचन में ख़ास तौर पे कोई भी वाइट चीज़ हो ना वो बहुत गंदी हो जाती है। और अक्सर ना आप बल्कि आज ही जाके अपने ये ब्लेंडर का जग हो गया, ब्लेंडर की मशीन चेक कीजिएगा, उसके कॉर्नर्स पे बड़ी ही मैल जमी हुई होगी। तो कोई भी टूथब्रश साफ़ सुथरा सा रख लें और उसकी हेल्प से ना इसको हफ़्ते में एक बार लाज़मी साफ़ किया करें। और यही एक तरीका है भाई घर के कामों को स्मार्टली मैनेज करने का। सुघड़ बीवी वही होती है जो घर के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाती है और ख़ुद का ख्याल रखती है। क्योंकि भई अगर आप ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगी ना, आप ज़हनी तौर पर इतनी थक जाएँगी कि बाकी का कोई काम आप कर ही नहीं सकेंगी। तो अपने आप को जितना आप स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं ना रखें, तभी आप हर चीज़ को ना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। ख़ैर यहाँ पर गोश्त गल गया था, मैंने बीच में आलू ऐड कर दिए थे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की थी। और ये भुनाई के टाइम इतना ही कोई मज़े का लग रहा था ना। अच्छा मैंने हरी मिर्चों जो थी ना 2 मैंने ब्लेंड कर ली थी और 2 मैंने इसी तरीके से कट करके ऐड की थी। और जितना आपको इसका शोरबा रखना हो उतना ही आप पानी ऐड करें। साथ में 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया था। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करती। और बस इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए ना शोरबे को गाढ़ा होने के लिए रख दिया था। इस सेम रेसिपी से इस तरीके से पहले प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को फ्राई करके और फिर आप ब्लेंड करें।
बहुत मज़े का आपका सालन बनेगा, मतलब टोटली ऐसे लगेगा कि एक कोई यूनिक सा टेस्ट है, वो जिस तरह देगी आलू गोश्त होता है ना, सेम उस तरह का। और ऊपर से एंड में लास्ट में आपने धनिया ज़रूर गार्निश करना है, क्योंकि मुझे धनिया के बगैर हर हांडी ना इनकम्प्लीट सी, अधूरी सी लग रही होती है। तो ये बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। कोई भी अगर आपने बीफ का शोरबे वाला सालन बनाना है, चाहे उसमें कद्दू ऐड करने हैं, चने की दाल ऐड करनी है, इस तरीके से इस सेम मेथड से बनाएं। और यहाँ पर चेक करें आप, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में ही ये मज़े का लग रहा था। और मैं कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही। अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाएँगी ना, तो आप मुझे खुद आके कहेंगी कि आप ही वाक़ई ही बहुत मज़े का सालन बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।